हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम गोल पर स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जेनेटिक्स चैप्टर को समझा था और जेनेटिक्स चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने गुणसूत्र को समझा था। तो गुणसूत्र को दोस्तों हम लोगों ने प्रकार को देखा था और गुणसूत्र को हम लोगों ने उसकी विशेषता को देखा था। तो आज हम दोस्तों गुणसूत्र की संरचना को देखेंगे और गुणसूत्र की संरचना में डीएनए कहाँ रहता है दोस्तों, उसकी जिक्र करेंगे दोस्तों, उसका बात करेंगे और उसके आधार पर डीएनए को समझने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग दोस्तों आरएनए को भी साथ लेके चलते हैं दोस्तों, आरएनए को भी हम लोग समझ लेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम गुणसूत्र की बात, पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों? तो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दोस्तों, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। तो जेनेटिक्स की बात हो रहा था दोस्तों, जेनेटिक्स अनुवांशिकी। जेनेटिक्स की बात हो रहा था दोस्तों। तो हम लोगों ने जो देख रहा था उसके साथ साथ और भी आगे देखते चलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, गुणसूत्र को बड़ा बनाते हैं दोस्तों, समझने में बहुत ही आसानी होगी। इस प्रकार से दोस्तों ये हुआ गुणसूत्र। गुणसूत्र, अगर गुणसूत्र की बात करें तो दोस्तों हम लोगों ने सेंट्रोमियर तक भी देख लिया था, सेंट्रोमियर भी पढ़ लिया था। सेंट्रोमियर यहाँ पे होता है दोस्तों। इतना तक तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों गुणसूत्र की। देखिएगा, इसकी बाहरी परत जो है दोस्तों, ये जो बना है, इसका जो बॉडी बना है, इसका बॉडी जो बाहरी परत है बना होता है पेलिकल का, पेलिकल का बना होता है। और इसके अंदर, ये गुणसूत्र के अंदर इसमें 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 भरे होते हैं लिक्विड फॉर्म में मैट्रिक्स रहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इतना सब होने के बाद हम बात करते हैं इसमें मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर छड़ के समान संरचनाएं मौजूद होती हैं इस प्रकार से, मतलब सर्पिला आकार संरचना मौजूद होती है, जिसे हम जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं दोस्तों, क्रोमैटिड बोलते हैं इस संरचना को। और ये दोस्तों दो होती है, इस प्रकार से आपस में लिपटी हुई होती है, इस प्रकार से आपस में लिपटी हुई, और इनकी संख्या हजारों में होती है। ये नहीं कि हम एक बना दिए तो एक ही रहेंगी, बहुत सारी आपस में लिपटी हुई रहती हैं। और इन्हीं सब लिपटी हुई जो होती हैं उनके समूह को, क्रोमैटिड के समूह को कह सकते हैं, इसके समूह को क्रोमैनोमेटा बोलते हैं दोस्तों। समझे दोस्तों? तो इस प्रकार से होती है। और और दोस्तों इसमें तीन संकुचन स्थान होता है, इसकी संरचना में तीन संकुचन स्थान होता है। पहला संकुचन का अगर बात करें तो दोस्तों सेंट्रोमियर खुद ही एक पहला संकुचन स्थान है, तो इसको हम प्रथम संकुचन कह सकते हैं, प्रथम संकुचन। समझे दोस्तों? अब बात करते हैं, और दो संकुचन बचा है, एक संकुचन यहाँ बनाते हैं, यहाँ होता है, और एक संकुचन यहाँ होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। इसका नाम में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका नाम ही थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। इसको बोलते हैं द्वितीय संकुचन, द्वितीय संकुचन 1, और इसको बोलते हैं द्वितीय संकुचन 2।
इसको बोलते हैं दो। दोस्तों बात करते हैं द्वितीय संकुचन। द्वितीय संकुचन के बाद वाले भाग, ये वाला भाग, इसके बात कर रहे हैं। ये वाला भाग जो है दोस्तों, द्वितीय संकुचन के ये वाला भाग को हम बोलते हैं सेटेलाइट। और ये जो टॉप पे भाग है दोस्तों, यहाँ और यहाँ, इसको बोलते हैं टेलोमियर। इसको भी टेलोमियर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरी संरचना हमारा तैयार हुआ गुणसूत्र का। अब इन दोस्तों गुणसूत्र में हम लोगों ने डीएनए को कहीं देखा ही नहीं दोस्तों अभी तक। तो हम लोग इसमें डीएनए कहाँ रहेगा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हम लोगों ने इतना सब देखा, लेकिन आप पूछेगा कि सर इसमें डीएनए कहाँ है, आपने तो डीएनए का भी जिक्र किया था। तो हम इसमें डीएनए को भी समझेंगे दोस्तों। ये जो क्रोमैटिड होता है ना दोस्तों, ये क्रोमैटिड, ये ही बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। समझे दोस्तों, ये जो क्रोमैटिड है यही बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। अब देखिए दोस्तों, हम डीएनए को समझने का प्रयास करते हैं। ये डीएनए का ही बना होता है। अगर सर्वप्रथम बात करें डीएनए को देखा था किसने, खोजा था किसने, तो सर्वप्रथम डीएनए को देखा फ्रेडरिक मेसर। किसने? फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर ने देखा, और इसके गुण के आधार पे, डीएनए के जो गुण है, गुण के आधार पे फ्रेडरिक मेसर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। फ्रेडरिक मेसर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। न्यूक्लिन इस आधार पे रखा कि डीएनए में जो भी डीएनए को देखा न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। यह एक न्यूक्लिक एसिड ही है दोस्तों, और उसी के फॉर्म में देखा, और उसी के आधार पे, उसी के गुण पे फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिन रख दिया। आगे चल के दो वैज्ञानिक हुए, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने इसे पूर्ण रूप से खोजा, जाना, समझा, और उसके आधार पर उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत दिया। डीएनए के आधार पे डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत दिया। तो हम लोगों ने इतना कुछ समझने के बाद आगे हम डबल हेलिक्स सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले हम लोगों ने देखेंगे कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड का क्यों बना है, न्यूक्लिक एसिड की मात्रा क्यों रहता है डीएनए में, उसको भी समझेंगे दोस्तों अभी तुरंत। अभी इसको जितना नोट करना होगा नोट कीजिए, और इसको एक कॉपी में बना सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। आइए दोस्तों देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, आरएनए को भी हम लोग दोस्तों साथ साथ ही देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में ही रहता है, और यही न्यूक्लिक एसिड का निर्माण न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर करते हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसलिए इस आधार पे हम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड का बहुलक बोलते हैं। बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। समझे दोस्तों। अब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ने समझा कि न्यूक्लियोटाइड बहुलक है, न्यूक्लिक एसिड बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। और यही न्यूक्लियोटाइड जो है दोस्तों, ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 रूप में मौजूद होता है, और 3 रूप से बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किस किस से बनता है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पहला अगर बात करें तो शुगर, और दूसरा अगर बात करें तो फॉस्फेरिक एसिड,
और तीसरा अगर बात करें तो नाइट्रोजन बेस। दोस्तों हमारा अगर आवाज इस वीडियो में अच्छा नहीं जा रहा है तो दोस्तों आप हेडफोन लगा के इस क्लास को कर सकते हैं, और नहीं तो आप साउंड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं दोस्तों, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। तो शुगर, शुगर फर्स्ट सेकंड थर्ड समझते हैं दोस्तों तीनों प्रकारों को, ये तीन प्रकार मिल करके न्यूक्लियोटाइड को कैसे बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के साथ के बहुलक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। बात करते हैं शुगर को, प्रथम फर्स्ट स्थान देते हैं शुगर को। शुगर को समझते हैं यानी शर्करा। देखिएगा दोस्तों ये जो डीएनए है इनमें डीऑक्सीराइबो समझते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो जो है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो राइबो और राइबोस, ये दोनों दोस्तों शुगर है, ये दोनों शुगर है, ये और ये दोनों शुगर की मात्रा है दोस्तों, ये इसको हम शुगर शर्करा बोल सकते हैं दोस्तों, ये शर्करा है। और ये जो शुगर है दोस्तों, अगर शुगर के मात्रा में डीऑक्सीराइबो आता है तो ये डीएनए का रूप बनाता है, डीएनए बनाता है। अगर शर्करा के रूप में, अगर शुगर के रूप में राइबोज आता है तो राइबोज मिलकर आरएनए बनाता है। इस प्रकार से डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। अब हम लोग दोस्तों दूसरा पे चलते हैं। इतना तो समझने के बाद दोस्तों हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा है दोस्तों फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड की अगर बात करें तो फॉस्फेरिक एसिड का कुछ कार्य बहुत सिंपल है दोस्तों। यह फॉस्फोरिक एसिड जो है, ये एक नाम से ही लग रहा है कि ये एसिड है, और जो न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों ये एसिड का ही बना होता है। तो फॉस्फेरिक एसिड का बस यही कार्य है कि यह डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड में एसिड का फॉर्म लाना, मतलब अम्लीय करना, अम्लीय को बनाए रखना। तो इसको सिंपल है दोस्तों, बस इसको इसी आधार पर हम याद रख सकते हैं कि यह एक कार्य करता है कि यह एक अम्लीय को बनाए रखता है, अम्लीयता को बनाए रखता है। अगर हम बात करते हैं तीसरा को, तीसरा को समझने का प्रयास करते हैं तो नाइट्रोजन बेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग समझते हैं नाइट्रोजन बेस को। नाइट्रोजन बेस को, नाइट्रोजन बेस को अगर समझें दोस्तों तो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और प्यूरिमिडीन नामक दो संरचना को ये आपस में जोड़ के रखता है, मतलब ये बॉन्डिंग बना के रखता है। तो देखिए दोस्तों किस किस चीज को बॉन्डिंग बनाएगा ये और कैसे बनाएगा। पहला अगर बात करें तो प्यूरिन, 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 और दूसरा बात करें तो प्यूरिमिडीन, प्यूरिमिडीन। यह दोनों को जोड़ के आपस में रखता है नाइट्रोजन बेस। और प्यूरिन की अगर बात करें तो प्यूरिन में भी दो गुण पाए जाते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और प्यूरिमिडीन में भी होते हैं, प्यूरिन में दो एडेनिन गुआनिन, और प्यूरिमिडीन में भी दो थाइमिन साइटोसिन, थाइमिन साइटोसिन। इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह भी संरचना तैयार हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि डीएनए जो है यह डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित है। और डबल हेलिक्स मॉडल क्या कहता है उसको समझ गए। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने इसको दिया, और वही सफल है दोस्तों, और वह सब जा करके सफल हुआ, और यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। तो इसी को हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल के आधार पर ही इसकी डीएनए की संरचना को देखेंगे। इसके नाम से ही दोस्तों अगर हम बात करें डबल हेलिक्स मॉडल, दोस्तों
अगर बात करें डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, तो जो डीएनए है दोस्तों, डीएनए की संरचना का हम पहले बात करते हैं। क्यों डबल हेलिक्स मॉडल है? क्योंकि इसमें डबल हेलिक्स होते हैं। इस प्रकार से एक हेलिक्स ये हो गया और ये एक हेलिक्स यहाँ पे हो गया। इस प्रकार से इसमें डबल हेलिक्स होते हैं। इस प्रकार से डबल हेलिक्स बनाते हैं। ये डबल हेलिक्स हो गया, इसीलिए इसे डबल हेलिक्स नाम दिया गया। और ये सिद्धांत दिया था वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने। दोस्तों अगर बात करें ये डबल दोनों हेलिक्स का निर्माण, ये हेलिक्स और ये हेलिक्स जो है दोस्तों, दोनों हेलिक्स का निर्माण शुगर और फॉस्फेरिक एसिड, दोनों मिल के ये हेलिक्स का निर्माण करते हैं। अगर हेलिक्स की केवल बात करें तो हेलिक्स के निर्माण कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि हेलिक्स का निर्माण या सर्पिला आकार, डीएनए में सर्पिला आकार गोल संरचनाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये शुगर और फॉस्फेरिक एसिड के कारण ही ये निर्माण होता है। अगर इन दोनों को बॉन्डिंग बना के कौन रखता है? तो नाइट्रोजन बेस हम लोगों ने पढ़ा, नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ा। तो नाइट्रोजन बेस ये दोनों के बीच बॉन्डिंग बना के रखता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। समझे दोस्तों? क्यों बना के रखता है उसको भी समझना जरूरी है। और ये कहाँ रहता है, नाइट्रोजन बेस कैसे बॉन्डिंग बना के रखता है? तो हम लोगों ने नाइट्रोजन बेस को पढ़ा था दो आधार पे, प्यूरिन और प्यूरिमिडीन, प्यूरिन और प्यूरिमिडीन। प्यूरिमिडीन इसमें हमने बात किया था एडेनिन और गुआनिन की, और इसमें हम लोगों ने बात किया था थाइमिन और साइटोसिन की। तो दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। एडेनिन और थाइमिन ये दोनों मिलते हैं, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ मिलते हैं एडेनिन और थाइमिन। और ये जो है एडेनिन थाइमिन जो मिलते हैं किसके कारण? तो नाइट्रोजन बेस के कारण। ये नाइट्रोजन बेस के कारण ही आपस में जुड़े रहते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाते हैं। थाइमिन और एडेनिन दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। मतलब देखिएगा दोस्तों, ये दोनों आपस में मिलते हैं किसके कारण? ये दोनों आपस में मिलके रहते हैं नाइट्रोजन बेस के कारण। ये नाइट्रोजन बेस ही दोनों को जोड़ के रखता है। अगर इन दोनों ये इस संरचना और ये संरचना की बात करें तो ये दो मॉडल, ये दो बॉन्ड बना के रखता है एडेनिन थाइमिन नाइट्रोजन बेस, इसको डबल मॉडल कहते हैं। और इसी तरह से क्रम चलते जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्यूरिमिडीन की। अब सॉरी दोस्तों, प्यूरिमिडीन बोल रहे हैं। अब बात करते हैं आगे इस संरचना की। आगे अगर बात करें, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा और ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो गुआनिन की बात करें, गुआनिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा दोस्तों। इसमें भी नाइट्रोजन बेस ही दोनों को जोड़ के रखता है। तो इसमें अगर बात करें, ये तीन, इसको और इसको और इसको थोड़ा लंबा बना देते हैं दोस्तों, समझने में आसानी होगी। तो इसी तरह से क्रम चलते जाएगा दोस्तों, बॉन्डिंग बनाते जाएगा और डीएनए का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों नाइट्रोजन बेस से ही जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन बेस से जुड़ा रहता है। और इसको भी, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पूछता है, ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा। तो आपको ये याद रखना है कि गुआनिन और साइटोसिन नामक दो तत्व होते हैं जो नाइट्रोजन बेस के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस ही बनाता है ट्रिपल बॉन्ड।
इन सारी सब चीजों को पढ़ा हमने। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, आरएनए को समझते हैं। ये तो डीएनए हो गया, आरएनए को कुछ समझने में नहीं है दोस्तों, सिंपल है। ये प्यूरिमिट, ये नाइट्रोजन बेस को हम मिटा देते हैं दोस्तों, और आगे समझते हैं नाइट्रोजन आरएनए को। यहाँ पे हम लोग आरएनए को भी समझ लेते हैं। ये हुआ दोस्तों आरएनए। आरएनए इसमें तो दोस्तों 2 हेलिक्स हैं, दिख रहा है, जो डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। लेकिन इसका अगर बात करें, इसमें सिंगल हेलिक्स होगा इस प्रकार से, और इसमें भी नाइट्रोजन बेस इस प्रकार से बना हुआ रहता है, जोड़ के रखता है, इस प्रकार से जोड़ के रखता है नाइट्रोजन बेस। इस प्रकार से जोड़ के रखता है। लेकिन दोस्तों अंतर को भी समझते जाइएगा, अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में देखिए दोस्तों, इसमें थाइमीन है ना, तो इसमें थाइमीन नहीं होगा। ये जो है एडिनिन जो है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, तो ये बनाएगा यूरोसिल के साथ। ये एडिनिन बनाएगा डबल बॉन्ड यूरोसिल के साथ, इसमें थाइमीन नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। पूछता है आरएनए और डीएनए में अंतर बताए। आरएनए में यूरोसिल रहेगा, डीएनए में थाइमीन रहेगा। आरएनए में थाइमीन नहीं रहेगा, डीएनए में यूरोसिल नहीं रहेगा। इतना तो हो गया दोस्तों अंतर। ये फर्स्ट अंतर है दोस्तों, पहला अंतर हम लोगों ने अभी ही देख लिया, और आगे भी बहुत सारे अंतर को हम लोगों ने देख लेंगे। और भी एक अंतर हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें डबल हेलिक्स है और इसमें सिंगल हेलिक्स है। दूसरा अंतर को भी हम लोगों ने देख लिया। इस प्रकार दो अंतर हम लोगों ने देख लिया। यूरोसिल दोस्तों इसमें होता है, यूरोसिल याद रखिएगा दोस्तों। और यह है थाइमीन। ये दोस्तों आप लिख सकते हैं, इतना को हम आप संरचना के रूप में बना सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें भी गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, सेम वही प्रक्रिया चलेगी दोस्तों। और इसमें भी नाइट्रोजन बेस की ही मदद से बनेगा दोस्तों, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से बना। अब हम देखते हैं आरएनए को और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। एक बार दोस्तों और एक बात समझते हैं। ये तो 2 अंतर हम लोगों ने देख लिया, एक और अंतर देख लेते हैं तुरंत दोस्तों। एक और अंतर देख लेते हैं, डीएनए। ये डीएनए हुआ, ये आरएनए हुआ, और ये प्रोटीन हुआ। डीएनए खुद अपना छवि बनाता है, या तो खुद अपना फोटोकॉपी करता है, और इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। अगर डीएनए आरएनए बनाएगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं। अगर प्रोटीन आरएनए बनाता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए डीएनए बनाएगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह तो समझ लिए दोस्तों। अगर ये दोस्तों खुद अपना फोटोकॉपी, खुद अपनी छवि बनाता है डीएनए, और ये प्रवृत्ति केवल डीएनए में ही मौजूद होती है और किसी में मौजूद नहीं रहती है दोस्तों, और इसी के कारण इसे बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। इसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। इसी के गुण के कारण, यही गुण होने के कारण, क्योंकि ये अपना फोटोकॉपी खुद बना रहा है, इसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। और डीएनए के ही क्रियात्मक खंड को जीन बोलते हैं दोस्तों। मतलब ये हुआ अनुवांशिक पदार्थ। अगर अनुवांशिक इकाई का बात करेगा तो जीन हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटा इकाई जीन ही है, इसलिए हम जीन को बोलेंगे अनुवांशिक इकाई।
तो ये दोस्तों हुआ बात यहाँ पे। अगर आरएनए को दोस्तों एक विशेष प्रकार का अगर अपवाद है दोस्तों, अगर पेड़ पौधा की बात करें, अगर सजीवों में पूरी सजीवों में नहीं, केवल पेड़ पौधे की बात करें, तो पेड़ पौधे में जो वायरस होते हैं, उन वायरस में ये जो आरएनए है यह अनुवांशिक पदार्थ की भूमिका निभाता है। तो ये एक अपवाद हुआ दोस्तों, ये केवल पेड़ पौधों के वायरस में ही महत्वपूर्ण अनुवांशिक पदार्थ की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से ये अंतर भी हम लोगों ने देख लिया, 3 अंतर आरएनए डीएनए में। इतना सब देखने के बाद दोस्तों हम अब आरएनए को, इतना कोफिशिएंट है दोस्तों 3 अंतर, अगर आप 3 अंतर को अच्छा से समझ गए और अच्छा से इस प्रकार के अंतरों को आप निकालना सीख गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम, इतना ये सब दोस्तों याद कर लीजिएगा कि डीएनए जब खुद अपना छवि बनाता है तो रिप्लिकेशन बोलते हैं, ये पूछता भी एग्जाम में। और डीएनए जब आरएनए बनाता है तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। प्रोटीन जब आरएनए बनाता है तो रिवर्स ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए जब डीएनए बनाता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। मिटाते हैं दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों आरएनए को समझा था दोस्तों। तो आरएनए को दोस्तों, आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अगर एमआरएनए की बात करें दोस्तों, एमआरएनए दोस्तों सिंपल है। अगर आप मैसेंजर मोबाइल चलाते हैं तो दोस्तों सिंपल है कि एम का मतलब होता है मैसेंजर। तो दोस्तों एमआरएनए का सिंपल मतलब कि ये सूचना को भेजता है। कौन सी सूचना? तो आनुवांशिक सूचना को यह पूरे शरीर में भेजता है, आनुवांशिक सूचना। कार्य है इसका एमआरएनए का। और टीआरएनए को बात करें तो टीआरएनए जो है दोस्तों, एमिनो एसिड जो होता है, तो एमिनो एसिड को यह राइबोसोम तक पहुंचाता है। यह जो टीआरएनए है दोस्तों, टीआरएनए जो है, एमआरएनए तो हम लोगों ने देख लिया। टीआरएनए की अगर बात करें टीआरएनए का, टीआरएनए जो है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम तक पहुंचाता है। अगर आरआरएनए की बात करें, तो आरआरएनए का कार्य है दोस्तों, सिंपल काम है दोस्तों, ये सूचना को भेजता है, ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, और इसकी बात करते ये राइबोसोम का निर्माण करता है। तो ये आरआरएनए है जो दोस्तों, ये राइबोसोम का ये दोस्तों हम लोगों ने आरएनए के तीनों प्रकार को देख लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जीन को देखेंगे, और डीएनए को हम लोगों ने बहुत अच्छा से समझा है दोस्तों, आरएनए को भी समझा है। और जाइए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट का बुक ऑब्जेक्टिव वाला खोलिए, और उसमें से इस चैप्टर से जाके ऑब्जेक्टिव लगाइए दोस्तों, जरूर बनेगा दोस्तों। तो इतना सब होने के बाद आप लोगों को जीन भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हमने जीन को ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसको समझाने का महत्वपूर्ण रूप से कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, मेरे अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम गोल को। चलिए दोस्तों, जय हिंद।